हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं सितंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पार्ट 1 को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई और अगस्त तीनों मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से रिलेटेड उन सारे को मैंने डिस्कस कर लिया है। और साथ ही जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है उसका भी मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कंप्लीट हो गया है और कल से हम अक्टूबर भी शुरू करने वाले हैं। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज मेरे फ्रेंड्स आप लोग प्लीज उन सारे वीडियोस को भी देख लें। जो नए हैं वो तो प्लीज देखें ही, और जो ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार तो वो एज अ जो भी जिस मंथ में करंट अफेयर्स में आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए थे पहले, तो प्लीज आप उनको एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देख लें। या ऑलरेडी अगर आप नोट्स बना चुके हो अपने किसी कॉपी में अगर मेरे ये वीडियोस का, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उस नोट से ही रिवीजन कर ले। बट हाँ, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करें, क्योंकि ये डायनेमिक जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि एक बार रट्टा मार के कभी नहीं हो सकता। आपको मल्टीपल वे में थिंक करके इसे अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और जैसे कि शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का मैप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दिस कंट्री विच इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ एज एन आर्किपेलागो ऑफ वन मेन एंड सम 30 स्मॉलर आइलैंड्स। ठीक है, तो ये कौन सा कंट्री है? तो ये बहरीन है। ये बहरीन एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जो कि आपको पर्शियन गल्फ के पास आता है। तो ये बोला जा रहा है कि इसमें इसका एक मेन आर्किपेलागो है। मतलब आर्किपेलागो मतलब वो एरिया जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, जैसे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब हुआ आर्किपेलागोस है। तो इन ये क्या बोल रहा है, ये बहरीन वो कंट्री है जिसमें एक मेन आर्किपेलागो है और उसके अलावा 30 स्मॉलर स्मॉलर आर्किपेलागो मिलके ये एक कंट्री बना है जो कि जिसका नाम है बहरीन। तो ये हम ऐसा क्यों आज ये स्पेशली पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वहां पे विजिट किया गया बहरीन में, जो कि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया की तरफ से जो बहरीन जो ये कंट्री है यहाँ पे विजिट किए हैं। और वहां जब विजिट किए तो वो टोटल 4.2 मिलियन मतलब यूएसडी का उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने का सोचा है, जो कि 200 ईयर ओल्ड जो कि लॉर्ड श्री कृष्णा का टेम्पल था बहरीनी कैपिटल जो कि मनामा में है, वहां पे उन्होंने वापस से एक 200 ईयर पुराना जो टेम्पल है उसको रीडेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट 4.2 मिलियन देकर ये शुरुआत किया है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। मैं आपको मैप और भी अच्छे से दिखा दूं। ये हो गया बहरीन का मैप, जो आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। जिस तरह से हाल ही में हमने पढ़ा था कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ जो ओमन था, उस वहां से कैसे करके हम लोग हमारे जो भी मतलब इंडियन नेवी की मदद से हम लोग अपना जो भी इंपोर्ट करा रहे थे वो कैसे करके किए, ताकि सिक्योरली हम अपने सारे इंपोर्ट को अपने देश लेके आ सके। ठीक है, तो बहरीन हो गया ये छोटा कंट्री। इसमें एक ये जो मेन बड़ा सा आर्किपेलागो है, उसके अलावा साइड साइड से बहुत सारे छोटे छोटे आर्किपेलागोज है जो कि है टोटल नंबर ऑफ मतलब 30 आर्किपेलागो है, जो कि टोटल सबको मिला के बहरीन बनता है। इसके अलावा साइड में देख रहे हैं तो ये एक तरफ में है पर्शियन गल्फ और दूसरा तरफ है गल्फ ऑफ बहरीन। और ये जो है सऊदी अरबिया, इससे एक किंग फाहद कॉजवे, इससे एक जुड़ा हुआ एक रोड टाइप का कनेक्टिविटी है यहाँ पे। इस साइड में कतार है। और इसके अलावा आप इधर देख पा सक रहे हैं कि हाफ मून बे, ये इस जगह में सऊदी अरब के एक बे है, वहां पे ये हाफ मून बे है। तो ये बहरीन और यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये इस तरह में है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज अपने जो भी है पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, और वीडियो को पॉज करके जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आंसर के लिए आगे बढ़िए। फिर जो हो उसके हिसाब से लास्ट में आप अपने आप को एनालाइज करिए कि टोटल आप 70 से 75% से ऊपर आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है, और ज्यादा रिविजन करते रहिए। बट अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज आप अपने जो रिविजन और पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी है उसको एटलीस्ट अब जो थोड़ा टाइम मिला है वो पूरे मंथ पूरा रिवीजन का टेक्निक को थोड़ा सुधारिए। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, इसलिए इस टाइम में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया, रोटा वायरस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज। तो 5 साल से कम वाले बच्चों में ये एक लीडिंग कॉज होता है। ये एक रोटा वायरस क्या है, कॉज ऑफ डायरिया है। ठीक है, उसके अलावा रोटा वायरस डायरिया जो भी मतलब ये टाइप ऑफ डायरिया है, पर इसको रोटा वायरस के वजह से होता है ये डायरिया। तो कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग बेसिक हाइजीन। तो क्या इसे
बेसिक हाइजीन के द्वारा क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो हो गया यहाँ का कीवर्ड। तीसरा स्टेटमेंट है रोटा वायरस वैक्सीन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पूरे मतलब इंडिया में ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो ये हो गया ये यहाँ का कीवर्ड। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी प्लीज अपना जो भी है वो मोबाइल या पेन पेपर जहां पर भी है आप प्लीज टिक कर ले अपना ऑप्शंस को, और उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले कर दें। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 सही है पर स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है, क्योंकि ये तभी प्रिवेंट किया जा सकता है जब वैक्सीनेशन की मदद से, ठीक है। ये कोई बेसिक हाइजीन आप घर का मेंटेन करेंगे साफ सुथरा, उसके बाद आपको जब ये वायरस हो चुकी है तब आप ये बेसिक हाइजीन खाना पीना सही करेंगे तब ये ठीक नहीं हो सकता, आपको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़नी है, तभी जाके आप इस रोटा वायरस को अपने बॉडी से हटा पाएंगे। इसके अलावा ये जो वैक्सीन है ये अभी सिर्फ 28 देश मतलब 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के है जो कि प्रेजेंट है, तो ये मतलब पूरे इंडिया में नहीं है प्रेजेंट है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जैसे हो गया, इंडिया हैज बीन अलॉटेड सम एरिया इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन CIOB by the UN Security Council for exploitation of polymetallic nodules। तो ये क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा हो रहा है, तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। उसके अलावा सेकंड है polymetallic nodules PMN are rock scattered on the seabed containing iron manganese निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। तो ये चारों ये बोल रहे हैं कि क्या ये आयरन मैंगनीज निकल कोबाल्ट है, तो यहाँ का ये कीवर्ड हो गया। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से डीप ओशियन माइनिंग से रिलेटेड जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो प्लीज अगर आप हम में से कोई फ्रेंड्स जो इस अभी भी इस क्वेश्चन से उतना ज्यादा रूबरू नहीं अपने आप को फील कर पा रहे हैं तो प्लीज आप वो वीडियोस को देखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप देखोगे तभी आप होता है क्या कि आपको वीडियोस जब लेक्चर के देखते समय आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाते हैं या उसे ध्यान नहीं देते हैं तो वो जस्ट टच करके आपके दिमाग से चला जाता है, जो आधा अधूरा ज्ञान आपको रहता है जिसका। तो इसी वजह से जब क्वेश्चन ऐसा फेस करते हैं तब आपको क्या इसमें गलत है क्या इसमें सही है उसको मतलब पहचानने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है डीप ओशन मिशन टू बी लेड बाय द यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्ट्री फोकस ऑन डीप सी माइनिंग ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज अंडर वाटर व्हीकल्स एंड अंडर वाटर रोबोटिक रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो क्या ये अर्थ मिनिस्ट्री इसके अंदर ये हो रहा है क्या, तो ये तीनों स्टेटमेंट का 3 कीवर्ड मैंने बोल दिया। चलिए बढ़ते हैं आंसर तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। हाँ ये अर्थ मिनिस्ट्री है और यहाँ आयरन मैंगनीज कॉपर निकल यही सब है, बट ये यूनाइटेड यूएनएससी के द्वारा नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी, ठीक है। ये इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी के द्वारा हमें इंडियन को मिला है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन के आसपास में मिला है, जहां हम अपना एक्सप्लोरेशन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सागर मैत्री मिशन। इस सागर मैत्री मिशन से रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट दिया गया है और हमें पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सागर मैत्री इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉयस। तो क्या इनके द्वारा ही है, चलिए देख लेते हैं। इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि डेटा कलेक्शन फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ इंडियन ओशन, जितना भी नॉर्थ इंडियन ओशन है ना वहां से एक डेटा कलेक्शन करना, और स्टेबलाइजिंग लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन विद इंडियन ओशन रीम कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ ओशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सागर मैत्री के बारे में एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है और इतना लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो मैं बोला आपको ऐसे स्टेटमेंट हमेशा ज्यादातर राइट होते हैं, बट ये जो एंटायर नॉर्थ इंडियन बोल रहा है जो ये थोड़ा एक हल्का कीवर्ड बन सकता है, बट आप मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप शायद इसका आंसर आपको पता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो ये इंक्वायर्स के द्वारा किया है कि नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट का ये कीवर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है इसके लिए। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी ठीक है स्टेटमेंट 1 सही है। हाँ ये पूरा एंटायर नॉर्थ इंडियन ओशियन ही लिया जा रहा है, बट ये इंक्वायर्स गलत है। क्यों, क्योंकि सागर मैत्री जो है ना वो एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि डीआरडीओ के अलाइन में बनाया गया है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के मतलब डिक्लेरेशन के मुताबिक, जो कि सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर टू प्रोमोट क्लोजर कोऑपरेशन इन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, जो कि इंडियन ओशियन ड्रीम कंट्रीज के द्वारा हम कर सके, ठीक है।
तो इसलिए ये इनकॉइस नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विसेज, ये इसके द्वारा नहीं है, ये डीआरडीओ के साथ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रोजेक्ट संपर्क, जिसे हाल ही में न्यूज में देखा गया है। तो प्रोजेक्ट संपर्क क्या है? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ये चारों के चारों ही काफी ज्यादा आपको इंटर रिलेटेड दिखेंगे, जो लगेगा कि हाँ शायद इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, या इससे हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी बीआरओ। प्रोजेक्ट संपर्क एक्चुअली में, प्रोजेक्ट संपर्क जो एक्चुअली में है, क्या हो रहा है, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है ना, जो भी जहाँ पे वहाँ पे वहाँ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिज रिलेटेड डेवलपमेंट में काम करते हैं ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट संपर्क है, वो एक तरह से संपर्क करने का काम आ रहा है, मतलब संपर्क एक तरह से ब्रिज अगर बना रहे हैं, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, तो इसके बीच में आप ब्रिज बनाने का काम करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से जो जुड़े हुए एरिया है ना, वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम ही होता है, और कोई कंपनीज भी वहाँ कम जाती है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव एरियाज है वो सब। तो वो सब जगह पे क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का द्वारा है, उनके द्वारा ही ना काम किया जाएगा, तो इसीलिए ये ऐसा हुआ है। ठीक है, बट अगले क्वेश्चन की तरफ, फोल्क आर्ट फॉर्म थुडुम बटम, ये जो थुडुम बटम है, ये किस स्टेट का है? ये एक फोल्क आर्ट है। ठीक है, तो हमें बताना है ये चारों स्टेट में से कौन सा है। ये चारों का चारों साउथ इंडियन स्टेट्स है, तो एकदम ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये थुडुम बटम ये साउथ इंडियन एक वर्ड है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कुछ और मान लीजिए, अगर केरला है इसका आंसर, तो बाकी तीनों कुछ और रहता, अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स रहते, तो अब तो आप इजिली कह सकते थे कि केरला ही होगा। बट यहाँ पे चारों के चारों जिस जगह में साउथ इंडियन स्टेट्स दिए हैं, तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो प्लीज अगर आपको पता होगा तभी जाके आप आंसर, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो क्या है देखते हैं। तो ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, ये थुडुम बडुम जो है ना, ये एक तरह से फोल्क आर्ट है, जहाँ पे मतलब इस तरह का देख रहे हैं आप, ढोलक, जो ढोलक हम लोग की तरफ बोलते हैं, बट ये तो वहां पे जो है इसको बोलते हैं थुडुम्बू। ये एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, जो जिसको मतलब आप जितना ज्यादा पीटोगे उतना ज्यादा साउंड आएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे इस तरह का एक फोल्क आर्ट फॉर्म है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है तमिलनाडु स्टेट्स के, मतलब उनके डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली कहाँ पे, तो कोयम्बतूर, एरोड, तिरुप्पुर, करूर, नमक्कल और सेलम डिस्ट्रिक्ट, ये सब एरिया में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसको कुंगू रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये थुडुम बट्टम जो है, ये यहाँ का फेमस फोल्क आर्ट है, कहाँ का, तमिलनाडु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। कुछ स्टैटिक पार्ट का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, ताकि इससे रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो आपको स्टैटिक क्वेश्चंस भी दे दूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की चांसेस है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड जो दिया है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछा जा रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट से अगर यदि बात है, तो क्या दिया हुआ 3 स्टेटमेंट, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द गवर्नर इज वेस्टेड विथ सर्टेन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर। तो ये क्या, ये लाइक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हुआ हो गया यहाँ का कीवर्ड, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह गवर्नर के पास भी इस तरह का ये चारों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर्स है क्या? तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट है, गवर्नर डज नॉट, ये तो रहा डज नॉट हैव एनी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स, तो ये इस तरह का कीवर्ड हो गया, नॉट, अलोन, ओनली, ये सब, तो इसलिए डज नॉट जो हो गया, ये हो गया, ये बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। तो ये क्या सही है या गलत, बताना आपको। देयर इज प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट एज इट हैपेंस फॉर द प्रेसिडेंट, तो क्या एक प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट है गवर्नर के लिए भी, हाँ या ना, आपको बताना है, और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान देते हुए चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 सिर्फ इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी यही सिर्फ सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, बाकी दोनों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि गवर्नर के पास मिलिट्री पावर्स नहीं है या डिप्लोमेटिक पावर्स नहीं है। डिप्लोमेटिक इन सेंस मतलब कि जो गवर्नर है, जिस तरह से प्रेसिडेंट है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट, वो चाइना के प्रेसिडेंट या किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट से वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रख सकते हैं या किसी तरह का डील कर सकते हैं, क्योंकि बट गवर्नर के पास वो पावर नहीं है, और गवर्नर के पास मिलिट्री पावर्स भी नहीं है। मिलिट्री से रिलेटेड अगर कुछ हुआ तो गवर्नर क्या किनके बिहाफ में काम करेंगे, प्रेसिडेंट के बिहाफ में काम करेंगे, बट उनके पास खुद का पावर नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से पार्डन करने का या जितना भी रिप्राइव करने का, ये सब जो पावर होता है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का जैसा, पर यहाँ पे ये पावर नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कि 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, तो करेक्ट को ध्यान देते हुए हम 3 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, माइक्रोप्लास्टिक्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक लेस देन 5 mm इन लेंथ
that occur in the environment as a consequence of plastic pollution. तो क्या ये माइक्रो प्लास्टिक जो है ये क्या स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक एंड लेस देन 5 mm। तो ये देखिए ये क्या है, एक तरह से एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये सब एग्जैक्ट फिगर अगर आपको पता है तब तो ये सब ऑप्शन जो भी स्टेटमेंट होते हैं ये गलत तो होते ही नहीं है, तो ये हमेशा स्टेटमेंट ऐसे सही होते हैं। चलिए देखते हैं फिर अब और आगे आपको अच्छे से समझाता हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट है माइक्रो प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट इन कॉस्मेटिक, सिंथेटिक क्लॉथिंग, प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स। ठीक है, तो ये भी एक तरह से उनको एक्सप्लेन कर रहा है और शायद आप लोग अंदाजा भी लगा पा रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तीसरा स्टेटमेंट में नॉर्मल प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये नॉट फिर से एक कीवर्ड हो गया। ठीक है सॉरी फिर क्या बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट में, नॉर्मल प्लास्टिक है जो कि नॉट बायोडिग्रेडेबल है, तो ये नॉट हो गया यहाँ का कीवर्ड। उसके अलावा जो कि माइक्रो प्लास्टिक्स होता है ना वो बायोडिग्रेडेबल है। तो ऐसा कि क्या सच बात है? चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो जैसा कि मैंने बोला ये एक्सप्लेन कर रहा है प्लास्टिक से रिलेटेड, माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड, तो ये तो सही है। बट स्टेटमेंट 3 जो वो गलत है कि नॉट बायोडिग्रेडेबल वाला चीज नहीं है। Microplastics are not biodegradable. Thus, once in the environment, primary and secondary microplastics accumulate and persist. वो हमेशा के लिए उधर ही मतलब रह जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंच मिशन। मैंने अच्छे से इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस भी किया था पहले। तो ये क्या है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो देखते क्या है। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है ईएसए जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा ये पंच मिशन लाया गया ताकि इमेज रीजन्स जो सन के आउटर कोरोना है ना उन वहां तक हम अच्छे से उनका इमेजेस ले पाए। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस भी है, क्यों कोरोना नाम दिया गया, क्यों आपको पता है? क्योंकि कोरोना का जो शेप है ना, जैसे ये सन है तो सन के चारों तरफ क्या कोरोना मतलब ये इस तरह का जो इफेक्ट्स होता है उनके जो वो भी कोरोना है। ये सर कोरोनल इफेक्ट्स है जो कि उसके हिट और ये इस तरह के रहते हैं, देखे ही होंगे अपने इमेजेस। तो ये जो कोरोना वायरस का भी नाम कोविड-19 का जो वायरस है उसका नाम कोरोना दिया गया क्योंकि वो वायरस भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है, इसलिए उनको कोरोना दर्शा दे दिया। ठीक है, तो ये क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये पंच मिशन लाया है? चलिए देख लेते हैं। तो कीवर्ड हो गया यहाँ का ये। दूसरा स्टेटमेंट है द मिशन विल ट्रैक द सोलर विंड एंड आल्सो द कोरोनल मास इजेक्शंस व्हिच इज ह्यूज masses of the plasma that get thrown out of the sun's atmosphere। तो ये एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट मैक्सिमम आप सही मानेंगे जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, पर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए देख लेंगे क्या है ये। तो इंडिया प्लांट सैटेलाइट आदित्य L1 विल आल्सो स्टडी द सन्स कोरोना। तो क्या आदित्य L1 जाएगा सन को कोरोना का जो सन का जो कोरोना है उसको मतलब उसके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। जैसा मैंने बोला स्टेटमेंट 2 सही है क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है ना आपको सन के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक, इतना लंबा स्टेटमेंट दे दिया। और तीसरा स्टेटमेंट भी आदित्य L1 आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि कब का ये अनाउंस कर दिया गया है। उसके अलावा ये ईएसए के द्वारा नहीं है, ये नासा के द्वारा, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर एसीआईसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ACIC is a new initiative of Atal Innovation Mission to support community innovation drive in the country। तो ये भी एक तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या ये सपोर्ट करेगा कम्युनिटी इनोवेशन ड्राइव को? तो ऑफकोर्स सपोर्ट ही करने के लिए कुछ बोला जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं सपोर्ट करने के लिए इस तरह का कुछ लाया जा रहा है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट हमेशा आप राइट ही मानिएगा क्योंकि ट्विस्ट कुछ और टाइप में होता है, जैसे मैं आपको भी बताऊंगा। तो इट विल फोकस ऑन एंटायर, ठीक है देख लीजिए, एंटायर टायर 1 टियर 2 cities of the country which has a vibrant startup and innovation ecosystem। तो टियर 1 और टियर 2 यहाँ का कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 जैसा मैंने बोला सही है, बट स्टेटमेंट 2 बस यही चीज के लिए गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है, जो अपॉर्चुनिटी है, ये रिसर्चर्स के लिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए है। पर जो कि उसके अलावा टियर 2 टियर 3 उसके अलावा स्मार्ट सिटीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट, JNK, रूरल और ट्राइबल रीजन, इन सब एरिया के लिए ये लिया जा रहा है। ठीक है, और ACIC जो होगा फोकस करेगा 484 डिस्ट्रिक्ट पूरा लोकेटेड जो भी हो अनसर्व या अनरिजर्व रीजन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो 484 डिस्ट्रिक्ट में ACIC का प्रोग्राम को लाया जा रहा है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि टायर 1 2 नहीं है, टायर 2 3 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टायर बॉल्स। टायर बॉल्स जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया है वो किससे रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है।
तो टैडबॉल्स आर फाउंड बाय वेदरिंग क्रूड ऑयल इन मैराइन एनवायरमेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो ये फॉर्म कहाँ है, वेदरिंग ऑन, वेदरिंग की वजह से ये फॉर्म होता है क्या, चलिए देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल टैडबॉल्स इंडिकेट एंड ऑयल स्पिल। तो क्या इंडिकेट करता है ऑयल स्पिल को, चलिए देख लेते हैं। देयर हैज नेवर बीन अ केस ऑफ बीच क्रूजिंग डाउन ड्यू टू टैडबॉल्स इन इंडिया। तो ये क्या नेवर जो दे दिया, ये तो कुछ बोलना चाह रहा है, आपको ये पकड़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही करेक्ट है। तो यानी ये जो नेवर बोलना चाह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत बोलना चाह रहा है, ये नेवर या सच बात बोलना चाह रहा है, जिसके बारे में आपको अगर पता होगा तभी आप इसको टिक कर पाएंगे, वरना आप क्या करेंगे, आंसर ऑप्शन स्टेटमेंट 3 गलत मान के आप ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, बट वो है नहीं, ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है, तो मतलब ये सच बात है कि कभी भी ये टायर बॉल से रिलेटेड ना, कभी भी किसी बीच को क्लोज नहीं किया गया है फिलहाल। ये टायर बॉल्स क्या होता है कि जब कोई ऑयल स्पिल हो जाता है ना सरफेस, ये जैसे सी सरफेस है, वहां पे अगर ऑयल स्पिल हो गया किसी वजह से, तो वो ऑयल छोटे 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 रहते हैं ना, और उसके बाद जिस तरह से वेदरिंग वगैरह ये सब जो फेनोमेनन होता है, इसकी वजह से एक तरह का वो बॉल बन जाते हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट कर देता है पूरे एरिया को। तो इसीलिए ये टायर बॉल्स आप ध्यान रखिएगा, ये ऑयल स्पिलिंग से रिलेटेड है, जो कि सी सरफेस में होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी, मैं टॉपिक और क्वेश्चन सुबह वाले वीडियोस में भी यही होता है, और शाम वाले में मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो प्लीज थोड़ा आप इसे इग्नोर करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट आरटीएस। तो आरटीएस में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। अंडर आरटीए मेंबर्स ग्रांट स्पेशल एडवांटेज टू ईच अदर। तो क्या मेंबर ग्रांट करता है स्पेशल एडवांटेज, चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, एग्रीमेंट सच एज प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियंस एंड कॉमन मार्केट कॉन्स्टिट्यूट दिस। तो ये सारा चीज जो भी बोला गया, ये सब क्या आरटीए के अंदर होता है, चलिए देख लेते हैं। हाल ही में इन रिसेंट ईयर रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव बिकम एन इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा राइट होते हैं, तो हम इसको ऐसे मान के चलते हैं। आगे देखते हैं क्या है आंसर। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये अंडर आरटीए के अंदर ही ये ग्रांट करते हैं स्पेशल। आरटीए मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिया और यूएसए आरटीए एग्रीमेंट के तहत में है, तो वो लोग क्या करेंगे, आरटीए एग्रीमेंट के तहत वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, किसी तरह का कस्टम से रिलेटेड कोई इशू ना हो। उसके अलावा कॉमन मार्केट जो भी कंसिडर किया जाए, उसमें भी उनको अच्छी तरह का ऐसा ना हो कि टैरिफ लगाया जाए। तो ये सब एक आरटीए, मतलब आप ये बोलने का मतलब हुआ कि आप मेरे साथ अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हो, मेरे सारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसको अगर अपने कंट्री में अच्छे से सेल करने दे रहे हो, तो हम भी आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अच्छे से सेल करने देंगे और सारा अपॉर्चुनिटी भी देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रैक्टिस ऑफ कुर्की वाज बैंड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। तो ये कुर्की क्या है, तो ये कुर्की रेफर्स टू ये है, यही पूछा जा रहा है। तो 4 टॉपिक दे दिया, तो ये चारों ही काफी कंफ्यूजिंग है। जैसे स्टबल बर्निंग काफी ज्यादा वहां पे अभी न्यूज में है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ये भी काफी ज्यादा न्यूज में, और अटैचमेंट ऑफ फार्मर्स लैंड बाय बैंक्स ये भी काफी ज्यादा न्यूज में। तो तीनों में से कौन सा होगा, तो चलिए देखते हैं। ये ऑप्शन सी होगा कि कुर्की मतलब ये होगा कि अटैचमेंट ऑफ फार्मर्स लैंड बाय बैंक्स और अथियाज एंड मनी लेंडर्स इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन। मतलब मान लीजिए एक फार्मर्स ने क्या किया, एक कुछ लोन लिया मनी लेंडर से, ठीक है, या किसी बैंक से या किसी से लोन लिया, तो जब ये फार्मर नहीं लोन दे पाएंगे ना, तब वो कुर्की एक टाइप का एक, तब ये होता है कि नोटिस टाइप का, आप नोटिस यहाँ पे इसको लाके दे देंगे कि आपने लोन नहीं दे पाया है, और इसके चलते वो क्या करेंगे, उनका कुछ जब्त कर सकते हैं, या उनके जो भी चीज है वो अपना उनका सारा चीज कुछ होगा उसी अमाउंट का, वो यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो इस तरह का बात है। तो ये जो कुर्की वाला सिस्टम था, ये अब पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कुछ चलेगा नहीं, इसको बंद करो। ठीक है, तो उनको एकदम एबॉलिश कर दिया, इस तरह का जो बैन कर दिया है पूरे पंजाब में। क्यों, क्योंकि इस तरह से फार्मर्स लोग के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का चीज हटाया, ताकि अब लोन ही का कंसेप्ट ना हो, कोई प्राइवेट लेंडर से वो लेना, और जितना कोऑपरेटिव और लोन गवर्नमेंट बैंक से उनसे ले, ताकि जितना ज्यादा हो गवर्नमेंट के द्वारा भी सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एमआईएस। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हुआ, द एमआईएस इज द प्राइस सपोर्ट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगनिंग, ये हुआ at the beginning of the sowing season for horticulture commodities and other agriculture commodities which are perishable in nature। ठीक है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी
खराब हो जाता है। मतलब आप जैसे 2 दिन 3 दिन के अंदर कोई चीज खराब हो जा रहा है, 1 सप्ताह के अंदर खराब हो जा रहा है, वो सब पेरिशेबल होता है नेचर में। तो उनसे रिलेटेड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत कुछ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है कि दिया जाए, अनाउंस किया जाए सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट सही है या गलत। दूसरा है, इट प्रोवाइड्स रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स इन केस ऑफ ग्लट इन प्रोडक्शन एंड फॉल इन प्राइसेस। तो एक तरह से सपोर्ट का हुआ, तो ये तो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, तो ये तो सही होगा, मैक्सिमम चांसेस रहता है। बट हम आंसर जब करते हैं तब देखते हैं क्या है ये। तो सोल्यूशन बी हो गया सही, यानी ये तो एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है एमआईएस को, तो ये तो सही होगा। बट स्टेटमेंट वन जो बोल रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि बिगनिंग ऑफ द सोइंग सेशन में ये कर लेता है। इसका ये मैक्सिमम क्या करता है कि गवर्नमेंट जो होता है ना, वो उन कम्युनिटी को मतलब रेफर करता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से बोलेंगे कि ये हमारे यहाँ का कंसर्न है, तो प्लीज आप लोग इसको एमआईएस के अंदर में लेके आइए। ठीक है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलेगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं करने आएगा, पहला ये। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया कि बिगनिंग ऑफ द सेशन में ही कर लेगा, तो ऐसा बात नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट फील करते हैं कि उनका हालत ऐसा हो चुका है उनके किसी भी फसल का, तब जाके वो रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस व्हेन अ कंट्री अडॉप्ट्स नेगेटिव रेट पॉलिसी। तो नेगेटिव रेट पॉलिसी से रिलेटेड मैंने अच्छे से डिस्कस किया था आपको, और काफी टाइम देके किया, तो प्लीज मैं होप कर सकता हूँ कि ये आंसर आप लोग सही देंगे इसका। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि कौन सा जो तीनों में से कौन सा सही है। तो ये जो नेगेटिव रेट पॉलिसी, मतलब ये क्या पॉसिबल इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंक्रीजिंग बोरोइंग कॉस्ट, या हेल्प वीकनिंग कंट्रीज करेंसी रेट बाय मेकिंग इट लेस अट्रैक्टिव। तो ये क्या ऐसा करता है। फिर क्या इन्फ्लेशन को ये बूस्ट करता है क्या। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है कि हाँ ये इन्फ्लेशन को बूस्ट करता है, और ये वीकेंड कंट्री को ये एक तरह से हेल्प करता है ताकि वो लेस अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ से वो आगे बढ़े। ठीक है। पर हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि ये बोरोइंग कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करता है, वो लोअर करता है। ठीक है। तो आपको नेगेटिव रेट पॉलिसी पता होगा ना कि रिसेंटली क्या इसने जापान ये सब कंट्री ने क्या क्या नेगेटिव रेट पॉलिसी किया। मतलब उनके जो सेंट्रल बैंक होंगे ना, वो क्या कर रहे हैं कि जो भी उनके अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे ना, उनको बोल दिए हैं कि इतना अमाउंट से ज्यादा अगर आपके बैंक में आ रहा है और आप फिर भी अपने बैंक में रखे हैं, तब आप वो बैंक तो वो अमाउंट का आपको एक नेगेटिव रेट पॉलिसी मतलब पे करना होगा हमें। ठीक है। तो कुछ उससे कुछ अमाउंट से ज्यादा अगर आप रख रहे हैं, तो क्या होगा आपको, अगर यदि यहाँ पे 1 लाख रुपया आप अगर यदि सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो आपको मान लीजिए 10% नेगेटिव अगर यदि रखा, तो आपको 10,000 करके आपको अगले महीने मतलब अगले महीने से पे करना होगा रिजर्व बैंक को, मतलब सेंट्रल बैंक को आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं नेगेटिव रेट। अक्सर ऐसा क्या होता था कि आप अगर कुछ अमाउंट अगर यदि बैंक में डिपॉजिट किए, तो क्या होगा अगले महीने आपको उस अमाउंट का कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। पर यहाँ नेगेटिव रेट हुआ कि जो इंटरेस्ट कुछ पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में अगर यदि रहेगा, तो क्या होगा कि बैंक को आपको इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि आपका पैसा बैंक के पास सेफ रखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह का इसको बोलते हैं नेगेटिव रेट। तो ऐसा अक्सर इसलिए करते हैं ताकि सेंट्रल बैंक क्या करे, पुश करे बैंकों को कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे। जब उनके पास अमाउंट रहेगा ही नहीं, तब उन पे नेगेटिव रेट पॉलिसी पड़ेगा ही नहीं। बट अगर यदि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वो रख रहे हैं और लोन्स भी नहीं दे रहे किसी डेवलपमेंट एरिया में, तो क्या होगा उनके ऊपर इस तरह का नेगेटिव रेट पॉलिसी के तहत उनको सेंट्रल जो भी बैंक होंगे वो उनसे नेगेटिव रेट पॉलिसी पे इंटरेस्ट मांगेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ बेसिक कंट्रीज। बेसिक कंट्रीज में कितने सारे मेंबर्स है ये हमें बताना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इसका हाल ही में एक बहुत अच्छा समिट भी हुआ था, तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर। तो ऑप्शन इसका होगा सी, यानी 1, 3 और 5। चाइना है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है। ठीक है। और साथ में कौन है, इंडिया है। ठीक है। तो ये बेसिक कंट्रीज जो है ब्राजील आपको हो गया, फिर उसके अलावा आपको साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया और इंडिया, इन सब मिला के ये बेसिक कंट्रीज बनता है। और ये क्या कब फॉर्म हुआ था, 2009, 28 नवंबर 2009 में हुआ था। ठीक है। ताकि क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड ये फाइट कर सके, मतलब क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट किया जा सके उससे रिलेटेड वो अपने अंदर ही कुछ ना कुछ बनाए। क्योंकि आप जानते हैं ब्राजील अमेजन फॉरेस्ट से रिलेटेड कितना जूझ रहा है और कितना बड़ा कंट्री है। ठीक है। जबकि उसके अलावा चाइना काफी बड़ा कंट्री है, उसके अलावा इंडिया काफी बड़ा कंट्री है, और साउथ अफ्रीका भी माना जाता है अफ्रीकन कंट्री में सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री है। तो इसीलिए इन चारों कंट्रीज जो भी है ये मिलके इस तरह का स्टेप लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियन इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं 3 स्टेटमेंट क्या है।
पहला है इंडिया इज द सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना टू डेवलप सच अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। द प्लान एम्स एट रिड्यूसिंग एमिशंस एंड प्रोवाइडिंग थर्मल कंफर्ट टू सिटीजन। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एमिशंस करेगा और थर्मल कंफर्ट टू सिटीजन। तो इस तरह का जब स्टेटमेंट टू जब दे रहा है तो ये तो एक्सप्लेन कर रहा है ना कूलिंग एक्शन प्लान को। तो ऐसा ये सब स्टेटमेंट क्या होता है, ज्यादातर सही होता है, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं, द प्लान एम्स टू इंक्रीज एमिशंस ऐसा तो नहीं होगा ये, सही ना। तो ये सब चीज आपको एकदम स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, रिकॉग्नाइजेस कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज एज अ थर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च अंडर द नेशनल एसएनटी प्रोग्राम। मतलब कूलिंग से रिलेटेड एरियाज को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको थ्रस्ट एरिया मतलब उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को लेके एसएनटी प्रोग्राम के तहत लाया जाएगा, ये भी एक तरह से एक्सप्लेन ही कर रहा है इस स्टेटमेंट को। चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, पूछा जा रहा है जो। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी जैसा मैंने बोला स्टेटमेंट 2 और 3 एक्सप्लेन कर रहा है कूलिंग एक्शन प्लान को, तो ये सही होगा। स्टेटमेंट 1 भी सही है, बट एक चीज गलत होगी, ये सेकंड नहीं है। इंडिया पहला कंट्री है जो कि इस तरह का डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने काफी मतलब प्रेज भी किया है पूरे वर्ल्ड के सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्टार टॉर्टोइज। तो इंडियन स्टार टॉर्टोइज भी काफी न्यूज में थे, तो इससे रिलेटेड टॉर्टोइज और ये जो घड़ियाल है, ये इससे रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज में और इसके मतलब एंडेमिक इश्यूज से रिलेटेड चल रहा है न्यूज में। तो प्लीज आप लोग इससे रिलेटेड अच्छा नोट्स और ये मतलब अपने दिमाग में क्लियर रखिए, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि रिसेंटली इंडियन स्टार टॉर्टोइज हैज बीन मूव्ड फ्रॉम अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1 ऑफ सीटेज, ठीक है। तो ऐसा क्या सच बात है कि अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में फिलहाल लेके गया रिसेंटली? चलिए देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है। Appendix 1 of cities lists species that are the most endangered among cities listed animals and plants। तो ये क्या सच बात है? तो हम मोस्ट एंडेंजर्ड हो गया यहाँ का कीवर्ड। अगला है, देयर इज अ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ द स्पीसीज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ सिटीज। तो कंप्लीट प्रोहिबिशन जो है, ये क्या सच बात है? चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है। हाँ, ये कंप्लीट प्रोविजन है, इंटरनेशनली जिसका ट्रेड करना एकदम बैंड है। उसके अलावा जो रिसेंटली क्या हुआ, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 1 में इंडियन स्टार टॉर्टोइज को रखा गया, क्योंकि अपेंडिक्स 1 ज्यादा कंजर्वेटिव रहता है, बहुत सारा इसमें बैन से रिलेटेड हर जगह हर चीज से रिलेटेड बैन कर दिया जाता है, ताकि इसको अच्छे से ज्यादा कंजर्व किया जा सके, क्योंकि ये मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में चला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेब वंडर वुमन। ये कैंपेन रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, तो ये किससे रिलेटेड है? ये चारों यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और चारों के चारों ही बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो प्लीज आपको ये एकदम क्लियर रखना होगा कि वेब वंडर वुमन किससे रिलेटेड है। तो ये है रिलेटेड सेलिब्रेटिंग वुमेन हु हैव इम्पैक्टेड सोसाइटी थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा ये तरह का इनिशिएटिव लेके आया गया है, ताकि मतलब किस तरह से आप मतलब ये जो होता है ना वुमेन से रिलेटेड आप लॉन्च कर सके, वो भी किसके द्वारा? एसोसिएशन विद एनजीओ ब्रेक थ्रू एंड ट्विटर इंडिया, इन दोनों के मदद से ये जो है वेब वंडर वुमेन ये प्रोग्राम इनिशिएटिव लेके जाया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैबोरेटरी से रिलेटेड हमने पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स मतलब अच्छे अच्छे चीज डिस्कस किया है इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और करेक्ट क्या है ये पूछना है, ठीक है। जो अटल इनोवेशन मिशन है इज establishing अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज विद अ विजन टू कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज न्यूटेरिक इनोवेटर्स। तो क्या ऐसा विजन है, विजन जो कि 1 मिलियन चिल्ड्रन का इस तरह से न्यूट्रेक इनोवेटर्स बनाने का? चलिए देख लेते हैं। एट प्रेजेंट ओनली, ये जो हो गया ओनली कुछ बोलना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्कूल्स मैनेज बाय गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी कैन सेट अप अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज। तो क्या गवर्नमेंट बॉडी और लोकल बॉडीज जो होता है उनके द्वारा ही क्या इस तरह का सेटअप किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा जो प्रोवाइडेड एज ग्रांट इन एड टू फॉर बोथ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस ऑफ अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज। तो ग्रांट इन एड के तौर पे ये क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा? चलिए देखते क्या है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी हाँ, ये ग्रांट इन एड के तौर पे दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नीति आयोग की तरफ से। उसके अलावा जो पहला स्टेटमेंट था वो भी एकदम सही है कि हाँ 1 मिलियन चिल्ड्रन इस तरह का न्यूट्रिक इनोवेटर्स के तौर पे खोजा जाएगा। बट ये सिर्फ ओनली मतलब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होगा, ये प्राइवेट ट्रस्ट और सोसाइटी भी इस तरह का अटल टिंकरिंग लैब बना सकते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फोकस्ड होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
उसमें तीन बोल रहा हूँ, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये उच्चतर आविष्कार योजना हमने अच्छे से देखा था, दोनों उच्चतर आविष्कार योजना और इम्प्रिंट को। तो ये जो योजना है इज अ पैन IIT IIC joint collaboration to develop a blueprint for research of immediate relevance to society। तो ये क्या इससे रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। Imprint India scheme aims to promote innovation of higher order that directly impacts the need of the industry and thereby improves the competitive edge of the Indian manufacturing। तो ये इम्प्रिंट इंडिया क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिवनेस एज से रिलेटेड बोल रहा है, क्या ये सही बात है? तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर। तो ये डी यानी दोनों के दोनों गलत है। एक्चुअली गलत नहीं है, दोनों एक दूसरे से मतलब चेंज कर दिया गया। ये जो उच्चतर आविष्कार योजना है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, और इम्प्रिंट है जो उनके बारे में यहाँ पे, क्योंकि ये इम्प्रिंट जो है पैन इंडिया IIT और IIC ज्वाइंट कोलैबोरेशन की मदद से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है रिसर्च और इमीडिएट रिलेवेंस ऑफ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये जो उच्चतर आविष्कार है उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि इम्प्रूव करेगा कॉम्पिटिटिव एज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये दोनों इंटरचेंज कर दिया, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो प्लीज आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगला है द रिसेंटली लॉन्च स्कीम श्रेयस इज रिलेटेड टू। श्रेयस किससे रिलेटेड है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज टू द जनरल ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो और ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा लाया जा रहा है, ताकि मतलब श्रेष्ठ का फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। तो ये इसलिए इसका फुल फॉर्म श्रेष्ठ हो गया। तो प्लीज फुल फॉर्म को भी, जो भी इसका एक्रोनिम है उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ए के जगह में क्या है आपको पूछा जा सकता है और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज आप इस तरह के टेक्निक याद रखें। और ये जो श्रेष्ठ किया जा रहा है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के तहत में ये किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये सब कीवर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन है कोलिस्टीन, जो कि हाल ही में न्यूज में देखा गया है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमें बताना है। तो ये रिलेटेड है एंटीबायोटिक से। क्यों? क्योंकि कोलिस्टीन एक मतलब क्या है, लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक है, जो कि ह्यूमन लाइफ को सेव करता है क्रिटिकल केयर यूनिट से, ठीक है। और स्पेशली जो कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ कोलिस्टीन जब होता है ना बहुत ही बुरा तरीके से, तो ये कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पूरे बॉडी में बना देता है, पूरे कंट्री में, तो वो ज्यादा उस वक्त हार्मफुल भी रहेगा, ठीक है। तो ये कोलिस्टीन क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है, ठीक है। कोलिस्टीन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास डेवलप्ड शक्ति इज रिलेटेड टू। ये शक्ति किससे रिलेटेड है, काफी ज्यादा न्यूज में बना था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा अचीवमेंट हमने किया था। तो ये क्या है एक्चुअली, तो ये है ऑप्शन सी यानी माइक्रो प्रोसेसर। ये शक्ति जो है एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कि आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ये तिरूर बेटल वाइन फ्रॉम केरला हैविंग ओनली मेडिसिनल इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल यूजेस हैज बीन ग्रांटेड द GI टैग। तो ये जो तिरूर बेटल वाइन है, क्या केरला का मेडिसिनल मतलब इस तरह का है? चलिए देखते हैं केरला से रिलेटेड है या नहीं। सेकंड स्टेटमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड DPIIT, जो कि प्रमोट करता है GI प्रोडक्ट एंड डज नॉट मार्केट इट। तो ये प्रमोट और ये डज नॉट मार्केट इट यहाँ का कीवर्ड बन गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी ये तो सही है, केरला से रिलेटेड है। ये तिरुबेटल मतलब पान का पत्ता जो हुआ ना, उस ये अलग उसका टाइप का पान का पत्ता हुआ। तो ये क्या DPIIT जो है ये प्रमोट तो करता है, और इसका ये भी बात है, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं करता है, ये प्रमोट भी करता है और मार्केट भी करता है, ताकि जो भी आर्टिसंस जो भी है ना, फार्मर्स वीवर्स, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अगर जितना ये मार्केटिंग किन के लिए कर रहे हैं, वो गरीब फार्मर्स के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके पास तो ब्रांड्स नहीं है, उनके पास तो एडवर्टाइज करने के लिए कुछ नहीं है ना, कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के एडवर्टाइज कर सके इन सब से रिलेटेड। तो GI टैग के थ्रू ही ये एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टाइज किया जाता है, ताकि कोई भी जब केरला विजिट करे तो ये जो पत्ते हैं ना, ये टाइप के जो पान पत्ते, इससे रिलेटेड एक बार तो जरूर पूछेंगे कि क्या है स्पेशलिटीज यहाँ का। तो लोग बोलेंगे जब तिरुबेटल वाइन, तो ये एक बार चाहेंगे कि एक बार टेस्ट किया जाए। तो इस तरह का क्या होता है, मार्केटिंग किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि फार्मर्स और आर्टिसंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके, ठीक है।
तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को भी एंड करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और प्लीज़ आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। और जो भी हमारे फ्रेंड्स अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे तो घबराइए मत, प्लीज़ आपके पास काफ़ी टाइम है, तो जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए। और जो भी जिस तरह का भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर जैसा भी सपोर्ट होगा ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।